हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम क्या होगा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में मैं सारे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये ध्यान देना है कि मैं ये जो भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये वीडियो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि सीबीएसई हमेशा कॉन्सेप्ट की ही डिमांड करती है। थ्योरी बहुत ज़्यादा थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इसमें सबसे पहला क्या है? क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मेनली होते हैं, जिसमें sp3 है, sp2 है, sp है। जब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, यानी कार्बन के पास सारा का सारा बॉन्ड सिग्मा होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? sp2 है। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन के पास सारा का सारा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और sp2 में क्या होगा कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा उस कार्बन के पास केवल एक डबल बॉन्ड होगा, केवल एक डबल बॉन्ड होगा। और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उस कार्बन के पास केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन जो sp3 के बेसिस पे है। और उसमें हेडिंग क्या है? एल्किल हैलाइड्स, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। और उसमें ही क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्या है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वह कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब होता है जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब होता है जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। इतना करने के बाद आपको हाइड्रोजन अपने आप से ऐड करना होता है, आपको फिगर कभी भी रटना नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट sp3 में ही है। नेक्स्ट क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि एलाइलिक कार्बन कौन सा है, या फिर हम एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है कि एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एक बार और सुनिएगा, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और जस्ट नेबरिंग कार्बन का, यानी पड़ोसी वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। यानी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रखेगा और जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। और जैसे ही हमने ये बोला आपके माइंड में तुरंत चलना चाहिए कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कार्बन के पास सारा का सारा बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा होगा, यानी सिंगल होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कार्बन के पास केवल एक डबल बॉन्ड होगा, केवल एक डबल बॉन्ड होगा। अब इसके बाद आप कार्बन और हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है एलाइलिक का। देखिए इसी में एक और एग्जांपल है, कुछ ऐसे है। देखिए ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है। इसको आपको पहचानना है कि ये एलाइलिक है कि नहीं। तो आप कैसे पहचानोगे? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है देखो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। और जस्ट इस बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इसीलिए ये कार्बन क्या होगा? एलाइलिक कार्बन होगा और इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड में देखिए नेम से ही क्लियर है, बेंजाइलिक यानी इसमें बेंजीन रिंग होगा। तो आपको बेंजीन रिंग बना लेना है और बेंजीन रिंग से 7वां कार्बन अटैच करना है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो ये sp3 में हमने एल्किल हैलाइड को भी क्लियर कर दिया, एलाइलिक हैलाइड को भी क्लियर कर दिया, बेंजाइलिक हैलाइड को भी क्लियर कर दिया। एल्किल
हैलाइड का मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगल बगल सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। एलाइलिक हैलाइड का मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, बट जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर आप बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो बेंजीन रिंग होगा और उससे 7वां कार्बन अटैच होगा और उस 7वें कार्बन से हैलोजन लगा होगा और उस 7वें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, बिनाइलिक हैलाइड है। बिनाइलिक हैलाइड हमने नाम लिया बिनाइलिक हैलाइड, तो बिनाइलिक हैलाइड में आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्योंकि इस कार्बन के पास ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा क्या, हैलोजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम किसको जैम डाई हैलाइड बोलते हैं और किसको विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जैम डाई हैलाइड में जिस कार्बन से जो भी आपका कार्बन होगा उससे अगर सेम टाइप के हैलोजन अटैच हैं, अगर एक कार्बन से दो सेम टाइप के हैलोजन अटैच हैं, एक ही कार्बन से दो सेम टाइप के हैलोजन अटैच हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। विसिनल में क्या होगा कि एक कार्बन से आपका हैलोजन अटैच होगा और जस्ट नेबरिंग कार्बन पे वही हैलोजन अटैच होगा, नेबरिंग कार्बन पे वही हैलोजन अटैच होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary and tertiary bromide. पहले आप क्वेश्चन को समझें, इसके बाद उसको सॉल्व करें। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपके सामने एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या है, C5H11Br है। कंपाउंड क्या है, C5H11Br है और बोल रहा है कि आप इसके कितने स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप के फिगर होंगे, उसके केमिकल फार्मूला सबकी क्या होंगे, सेम होंगे, बट स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे आप पहचानोगे कि वो सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो बाई आईपीएससी नेम। कैसे आप पहचानोगे वो सारे स्ट्रक्चर अलग है, तो आपको आईपीएससी नेमिंग करनी होगी। आप उसके अकॉर्डिंग, आप उसके बेस पे पहचानोगे कि आपका वो स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबके लिए केमिकल फार्मूला तो सेम है और वो केमिकल फार्मूला क्या है, C5H11Br है। इतना आपको 8 आपको बनाने हैं। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, 8 बनाने हैं और उनको आपको बताना है। 8 बनाने के बाद आपको बताना है कि कौन प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी होगा, कौन टर्शियरी ब्रोमाइड होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, प्राइमरी ब्रोमाइड का मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच होगा वो एक कार्बन से अटैच होगा। सेकेंडरी ब्रोमाइड का मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच होगा वो 2 कार्बन से अटैच होगा। टर्शियरी ब्रोमाइड का मतलब जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच होगा वो 3 कार्बन से अटैच होगा। तो आइए सबसे पहले हम C5H11Br का 8वां स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। क्लियर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका यही था C5H11Br, तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, ओपन कर लीजिए। इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए कार्बन कितने, 5 हैं, तो कार्बन 5 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 और 5वें से इस बार हम Br अटैच कर दे रहे हैं। मेरा एक फिगर तैयार हो गया। इतना करने के बाद ये हाइड्रोजन के बारे में आपको नहीं सोचना है, हाइड्रोजन तो 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा है। तो आप यहाँ पे 5 कार्बन लिखिए और Br देखिए, इसमें 11 हाइड्रोजन होंगे, एक Br होगा और 5 कार्बन होगा। देखो इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो
पेंटेन। अब जो आपका सेकेंड फिगर होगा उसमें आप यार कहाँ अटैच कर सकते हो, अब ये इस पे मत अटैच करना, बगल वाले पे अटैच कर दो, देखो नेम अलग आएगा, देख लो यहाँ पे, ये आपका सेकेंड फिगर है, CH3 CH2 CH2 CH यहाँ पे Br और ये आपका CH3। देखो पहले वाले का नेम क्या है, 1 ब्रोमोपेंटेन है, बट सेकेंड वाले का नाम क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन है। देखो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो हमें बनाना कितना है, हमें 8 बनाना है, बट कंप्लीट अभी कितना हुआ, 2 ही हुआ। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे के बारे में आप क्या सोचोगे, तीसरा यहाँ पे Br अटैच कर दो तो भी आपका नेम अलग ही आएगा, डिफरेंट ही आएगा। तो हमारा 3 आइसोमर बिल्कुल आसानी से बन गया, क्या क्या, यानी कि 1 1 2 3, ये तीनों आइसोमर हमारे बन गए। अब चौथा क्या करोगे, चौथा भी उसी के बगल में अटैच कर दो, तो चौथा फिगर भी आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है, देख लो सभी का नेम अलग अलग आना चाहिए तो ही हम मानेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है, 4 तैयार हो गए। ये आपका 5वां फिगर है। 5वां फिगर कैसे बना रहे हो, 5वें फिगर में इसको ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे CH, यहाँ पे सेकेंड वाले पे क्या कर दो, Br अटैच कर दो। कहाँ पे कर दो, सेकेंड वाले पे Br अटैच कर दो, तो देखो इसका नेम क्या आएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपका ये 6वां फिगर है, ऐसे ही 7वां फिगर है और ऐसे ही 8वां फिगर है। आपको ध्यान क्या देना है, आपको केवल ये ध्यान देना है कि फिगर अलग अलग होना चाहिए। वो कैसे पहचानोगे फिगर अलग अलग है, बाई IPSC नेम। तो ये आपका होता है कि कैसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं, कैसे हम आइसोमर को फॉर्म करते हैं। और इसी में एक और क्वेश्चन था कि कौन आपका प्राइमरी ब्रोमाइड है, कौन सेकेंडरी ब्रोमाइड है, कौन टर्शियरी ब्रोमाइड है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब हम इस जो भी आपका जैसे कार्बन से हैलोजन अटैच कर दिए तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो मैं इस बॉन्ड को ऐसे फ्री कर दिया। क्लियर है ना, तो हम इसी के नेचर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि जो X है, X इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इन कंपेयर टू कार्बन, यानी X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी हाई है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी X हैविंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैविंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा, उसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। यानी ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात कर लेते हैं जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो उसमें सबसे पहला नंबर क्या है, बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ में आपको क्या करना है, पहले कंपाउंड लिख लो, यही आपके NCERT में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे CX है ना, CX यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो क्या बन जाएगा, CH3X बन जाएगा। तो CH3X, X की जगह फ्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं। तो आओ बारी बारी लगा दो। सबसे पहले X की जगह F लगा दो, Cl लगा दो, Br लगा दो, I लगा दो। जब ये लगाओगे तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो आपको पहले ध्यान देना है ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, ये ग्रुपिंग एलिमेंट है। जब ग्रुपिंग एलिमेंट होता है ना तो उसमें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन आते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल साइज इंक्रीजेज, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल साइज इंक्रीजेज एंड अगर साइज इंक्रीज होता है ना तो वहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो CH3I है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद किसका होगा, CH3Br का होगा। इसके बाद किसका होगा, CH3Cl का होगा। इसके बाद किसका होगा, CH3F का होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पीज का मतलब क्या होता है कि आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जितनी एनर्जी नीड होती है, जितनी एनर्जी की नीड होती है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, किसका अपोजिट, बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ में हमने क्या कहा कि अगर आप टॉप टू डाउन जाते हो तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, अगर आप टॉप टू डाउन आओगे तो वहाँ पे साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा। उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना, वहाँ से क्या करना, वहाँ से बाहर निकालना काफ़ी आसान होगा। इसीलिए जस्ट बॉन्ड लेंथ का अपोजिट क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पीज, जिसमें CH3F का बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या करनी होगी, ज़्यादा देनी होगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बिल्कुल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इन द केस ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दो चीज़ों के बारे में बताता है कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। वैसे तो हम जनरली जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और नॉन पोलर वे मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। या फिर ऐसे बोलते हो, और भी अगर हाई लेवल पे पढ़ोगे तो जो आपका डाइपोल मोमेंट है, जो म्यू की वैल्यू है, अगर वो 0 है तो वो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, वो आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा। अगर वो 0 के इक्वल है तो वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट का आर्डर, कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा CH3F का होना चाहिए, लेकिन CH3F का नहीं होता है। किसका होता है, CH3Cl का होता है। इसके बाद हम किसको नंबर देते हैं, इसके बाद हम CH3F को देते हैं, इसके बाद CH3Br, इसके बाद CH3I। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करते हैं तो HF का सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद HCl का होता है, इसके बाद HBr का होता है, इसके बाद HI का होता है। क्लियर है। तो ध्यान देना, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ के केस में CH3I का सबसे ज्यादा होता है, CH3I का, इसके बाद CH3Br का, इसके बाद CH3Cl का, इसके बाद CH3F का। लेकिन जब हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसका होता है, CH3F का, इसके बाद CH3Cl का, इसके बाद CH3Br का, इसके बाद CH3I का। जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद CH3F का होता है, इसके बाद CH3Br, इसके बाद CH3I। लेकिन अगर हम H के केस में बात करते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन मेथड पे चलते हैं। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला नंबर क्या है कि हम बाई एल्कोहल कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने जा रहे हैं, और उस एल्कोहल में सबसे पहले हम 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। क्लियर है। या 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी आप जनरली ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे रिएजेंट ध्यान देना कि अगर एल्कोहल है और वहाँ पे HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 है, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 है, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको OH हटाना है और Cl लगाना है, आपको OH हटाना है और Cl लगाना है। यानी क्या ध्यान दोगे, अगर एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन HCl एनहाइड्रस ZnCl2 का हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हैलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, हैलो एल्केन। क्लियर है। अब सुनो, यहीं पे एक आता है लुकास टेस्ट। व्हाट इज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, तो जो आपका लुकास टेस्ट है वो डिफरेंशिएट करता है इन बिटवीन 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। यानी लुकास टेस्ट का यूज हम टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कोहल हम यूज करते हैं। यानी कि हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल के बीच में डिफरेंस को बताने के लिए हम लुकास टेस्ट का यूज करते हैं। लुकास टेस्ट को करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास रिएजेंट देखो आपको याद होना चाहिए, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं कि लुकास रिएजेंट में कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। ये जो आपका मिक्सचर होता है इसको हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। और लुकास टेस्ट होता क्या है कि जब हम लुकास रिएजेंट को लेते हैं, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो वहाँ पे कोई भी टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे नो रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होता है तो वहाँ पे जो टर्बिडिटी होती है वो टर्बिडिटी बिल्कुल मिनटों में देखने को मिलती है, 5 to 7 मिनट में। लेकिन जब हम 3 डिग्री एल्कोहल को लेते हैं और अगर हम लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो टर्बिडिटी होती है इन सेकेंड में देखने को मिलती है, यानी सेकेंडों में। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लुकास टेस्ट है ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल के केस में सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद 2 डिग्री होगा, इसके बाद 1 डिग्री होगा। आओ हम रिएक्शन के थ्रू भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे
ये आपका क्या है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। इस 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन हम लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो यहाँ पे OH हटा के क्या लगा देना है, Cl। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टर्बिडिटी इन आवर्स, यहाँ पे नो रिएक्शन देखने को मिलता है, टर्बिडिटी घंटों में देखने को मिलती है, बिकॉज 1 डिग्री एल्कोहल इज नॉट मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल है, लुकास रिएजेंट है, बट यहाँ पे टर्बिडिटी मिनट में देखने को मिल रही है। यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल है, लुकास रिएजेंट है, यहाँ पे टर्बिडिटी सेकंड में देखने को मिल रही है। तो बाबू ये आपका होता है लुकास टेस्ट। क्लियर है? यानी हमने क्या समझाया, हमने हेलो एल्केन को प्रिपेयर किया और वहाँ पे रिएजेंट क्या था, HCl एंड HZNCl2। इसी में हमने लुकास टेस्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया कि लुकास टेस्ट का यूज हम टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हम करते हैं, या फिर हम रेट को बताने के लिए करते हैं, रेट ऑफ टर्बिडिटी को शो करने के लिए करते हैं। और उसमें हमने क्या बताया कि 1 डिग्री एल्कोहल है तो वहाँ पे नो टर्बिडिटी नो रिएक्शन, 2 डिग्री एल्कोहल है टर्बिडिटी इन मिनट, 3 डिग्री एल्कोहल है टर्बिडिटी इन सेकेंड। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ ROH विथ PX3। अब हम यहाँ पे एल्कोहल का ही रिएक्शन PX3 के साथ कराने जा रहे हैं, और PX3 में X की जगह पे क्या क्या हो सकता है, ClBr। जब हम X की जगह Cl लेते हैं तो PCl3 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना, OH हटाइए Cl को लगाइए, OH हटाइए Cl को लगाइए। क्लियर है? ये आपका होता है PX3 के साथ ROH का रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, PX5 का ROH के साथ रिएक्शन। PH5 का ROH के साथ रिएक्शन में क्या हो गया, यहाँ पे भी OH को हटाना है और Cl को क्या करना है, लगा देना है। बस ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डार्जन रिएक्शन। जो भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल ही होता है, बट एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, SOCl2 के साथ। SOCl2 को हम बोलते क्या है, थायोनिल क्लोराइड। बोला भी जाता है कि जो डार्जन रिएक्शन है ये आपका बेस्ट रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड। दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड बिकॉज SO2 एंड HCl गैस आर स्केप आउट। क्योंकि यहाँ पे जब हम SOCl2 का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो जो आपका SO2 गैस है और जो आपका HCl गैस है वो आपका स्केप आउट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है और हमें प्योर फॉर्म में एल्किल क्लोराइड मिल जाता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, ये क्या है, ये आपका एल्कोहल है, ये क्या है, ये आपका एल्कोहल है। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, थायोनिल क्लोराइड के साथ हो रहा है, और यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है जिस सॉल्वेंट का नाम क्या है, पिरिडीन है। क्या है, पिरिडीन। ये सॉल्वेंट है जनरली। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, OH हटाना है, Cl लगाना है। बाहर क्या निकल रहा है, SO2 और HCl। क्या बाहर निकल रहा है, SO2 HCl। आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखना। ये देखो, ये क्या है आपका ROH, SOCl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, SO यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। देखो बाहर क्या निकला, RCl, R से Cl अटैच हो गया, SO से O अटैच हो गया, SO2 बाहर निकल गया, H से Cl अटैच हो गया, HCl गैस रिमूव हो गया। ये आपका होता है डार्जन रिएक्शन होता है। डार्जन रिएक्शन क्या होता है, डार्जन रिएक्शन में एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं और वहाँ पे SO2 और HCl गैस क्या होती है, स्केप आउट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। क्या है, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन या फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हम डार्जन रिएक्शन में एल्कोहल को लेके एल्किल क्लोराइड बना रहे थे, वैसे ही फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन में हम लोग एल्किल हैलाइड को लेते हैं और एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एक बार और सुनिए, जो फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन है उसमें हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं और उसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट। और कुछ भी नहीं है, केवल केवल X को हटाना है और यहाँ पे I को क्या करना है, लगाना है, RI मिल जाएगा। और ये जो X है वो Na के साथ अटैच होगा, सोडियम हैलाइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सोडियम हैलाइड का प्रेसिपिटेट। यानी डार्जन रिएक्शन में एल्कोहल लेना है और थायोनिल क्लोराइड, क्या बनेगा, RCl बनेगा और SO2 HCl गैस स्केप आउट हो जाएगी। फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन में क्या होगा, RX होगा, सोडियम आयोडाइड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट का नेम क्या है, एसीटोन, और वहां पे क्या होगा, एल्किल आयोडाइड होगा। क्या होगा, एल्किल आयोडाइड होगा। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन,
स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, हम एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं, हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं और हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हैं, तो केवल एक ध्यान दे दीजिए, केवल एजीएफ को करोगे क्या, यहाँ पे एक्स को हटा देना है, एफ को लगा देना है, तो आपका एल्किल फ्लोराइड मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपका रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने जा रहे हैं। एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेलो एल्कीन कैसे बनता है। तो देखो भाई, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन ओनली HBr के साथ कराते हैं, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कर दीजिए और एक की जगह H लगा दीजिए और एक कार्बन की जगह Br लगा दीजिए। एक बार और सुनिए, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप अटैच है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप अटैच है, इसीलिए हम इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोल रहे हैं। आपको हाइड्रोजन कम नहीं करना है, आपको ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है और एक जगह हाइड्रोजन अटैच करना और एक जगह Br अटैच करना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम HX का एडिशन बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम HBr का एडिशन बोलते हैं। बट जैसे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, अब आप सोच सकते हो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इधर जो ग्रुप है वो ग्रुप इधर नहीं है, इधर जो ग्रुप है यहाँ पे है ना H और CH3, बट यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और यहाँ पे रिएजेंट क्या है, केवल HBr, केवल HCl या केवल HIO, तो आपको डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करना है। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है उसका निगेटिव पार्ट इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन में वहाँ पे निगेटिव पार्ट जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, लेस होते हैं। और कहाँ पे देखना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। देखिए ये डबल से सिंगल हो गया, इस कार्बन से क्या अटैच हो गया, Br, इस कार्बन से क्या अटैच हो गया, Br, और इस कार्बन के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम पैराक्साइड बोलते हैं या फिर खैरस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या फिर खैरस इफेक्ट बोलते हैं। कैसे आप पहचानोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, तो आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, HBr होगा और पैराक्साइड लिखा होगा, HBr होगा और क्या लिखा होगा, पैराक्साइड। पैराक्साइड नहीं लिखा होगा तो H2O2 लिखा हो सकता है, जिसको हम हाइड्रोजन पैराक्साइड बोलते हैं। ये रिएक्शन कैसे कराओगे, जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, निगेटिव पार्ट वहां पे लगा देना डबल बॉन्डेड कार्बन में जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखो वही काम किया गया। यहाँ पे क्या है, CH3, बिल्कुल CH3 ऐसे ही है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 है। तो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे जाते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन में, यहाँ पे है, तो यहाँ पे Br अटैच कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट, एल्कीन का ही रिएक्शन ये H2CCl4 के साथ हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, H2CCl4 के साथ हो रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर देना है और यहाँ पे एंटी एडिशन कर देना, वही X को ऐड करना है। एक बार X को यहाँ पे इस कार्बन से अटैच कर दीजिए और एक बार X को इस कार्बन से अटैच कर दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन बोलते हैं। क्लियर है, अब सुनिए, एल्कीन का ही रिएक्शन हम H2 + H2O के साथ कराने जा रहे हैं। अब ये आपका रिएजेंट है H2 + H2O, तो हम आपको समझाने के लिए हम H2 + H2O को आपस में रिएक्शन करा दिए, तो हमको क्या मिल गया, HOX। क्या मिल गया, HOX में OH के ऊपर क्या है, निगेटिव है और X के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कैसे आप जोड़ोगे, ये जोड़ देना बाई मार्कोनिकॉफ रूल। ये कैसे अटैच कर देना, कैसे अटैच कर दोगे, ये बाई मार्कोनिकॉफ रूल अटैच कर देना। क्लियर है, जहाँ पे हाइड्रोजन लेस है वहाँ पे निगेटिव भेज देना और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे पॉजिटिव भेज देना, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यानी H2CCl4 एंटी एडिशन, H2H2O क्या ऐड करोगे, ये ध्यान देना, HOX क्या ध्यान दोगे, HOX। OH कहाँ पे ऐड करना, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। X कहाँ पे ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे।
ये भी आपका रिएक्शन क्लियर हुआ बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन याद करो, जब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। एलाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, और जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। कैसे पहचानोगे कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, यही आपका रिएजेंट है, देख लीजिए यही आपका रिएजेंट है, Cl2H या Cl2 500 डिग्री सेल्सियस। और ये फिर ये आपका ठीक है, ये कम आने का चांस रहता है, ये आसानी, ये आने की चांस ज़्यादा रहते हैं। करोगे क्या, एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन चिपका दो, एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन चिपका दो। अब यहाँ पे समझ सकते हो एलाइलिक पोजीशन कौन सा है, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर है, इसका तो sp2 है, इसका भी क्या है sp2 है, तो हैलोजन इसी कार्बन के पास जाएगा। क्लियर है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है, Br2 और यहाँ पे हीट का सिंबल है, यूवी लाइट है। कैसे कराओगे, ये भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जस्ट बगल वाले कार्बन के पास Br को चिपका दो जहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या है, लेस है। ध्यान देना, NBS भी हो सकता है, जिसको आप एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बोलते हो, वो भी आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के जैसे ही बिहेव करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये तो आप कई बार पढ़ चुके हो कि Br2H अगर रहता है तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा के Br को क्या करना होता है, अटैच कर देना होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड है, तो यहाँ पे Br दो जगह अटैच हो सकते हैं। क्यों दो जगह अटैच हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के केस में नेम डिफरेंट हो जाएगा, क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक बार Br इस कार्बन से अटैच हो गया और एक बार Br इस कार्बन से अटैच हो गया। देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हो गया जिसमें नेमिंग क्या होगी, अलग अलग है। तो ये आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन है। Br अटैच होगा दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन, Cl अटैच होगा दैट इज कॉल्ड क्लोरिनेशन, I अटैच होगा दैट इज कॉल्ड आयोडीनेशन। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। यानी आप ये देखो ना कि यहाँ पे ये जो आपका कंपाउंड है, ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है, आप कैसे कैसे एक Cl को एक ही Cl अटैच करना है, कहाँ कहाँ पे अटैच कर सकते हो, और जहाँ जहाँ अटैच करोगे सबका नाम अलग अलग आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को हम बोलते हैं मोनोक्लोरिनेशन। ये एकदम एग्जाम में बार बार पूछता है ऐसे सवाल। क्या करोगे, पहले इसको ओपन कर लो। देखो इसी CH से दो CH3 अटैच है, कॉन्सेप्ट समझो। इसी CH से दो CH3 अटैच है। देखो यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, और ये क्या है CH, यहाँ पे CH। इसी CH से ये अटैच है, देखो CH2, और इस CH2 से क्या अटैच है, ये CH3 यहाँ पे। अब एक बार यहाँ पे हैलोजन अटैच हो गया, क्लियर है। एक बार यहाँ पे हैलोजन अटैच हो गया, दूसरी बार यहाँ पे अटैच कर देना, तीसरी बार यहाँ पे अटैच कर देना, और चौथी बार इस कार्बन के पास कर देना। देखो तुम्हारे पास 4 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, अलग अलग आएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट, अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते कैसे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन। देखो ये मेटल है, डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं।
इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम H2O के साथ कराते हैं, ये भी कई बार आपके पेपर में आया है। तो H2O आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और Mg के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हो कि H2O दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है, एक H+ और एक OH-। तो यहाँ पे R के ऊपर निगेटिव है तो इसका प्लस वाला भेज दो, देखो H+ भेज दिया R के पास, और OH किसके पास भेज दो, Mg के पास। देखो ये एल्केन मिल गया और ये आपका ये बाई प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर है? यानी जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो एल्केन मिलता है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं एल्केन मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और H2O को दो पार्ट में ब्रेक होते हुए देखते हो H+ OH-। तो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो H2O का पॉजिटिव पार्ट इसके पास क्या कर दो, भेज दो। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी आपका एक नेमिंग रिएक्शन है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होगा, आपको 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लेना है। कितने मोल लेना है? 2 मोल। देखो एक यहाँ पे CH3CH2Cl, बिल्कुल इसी को उठा लो, बिल्कुल इसी को एक बार और उठा लो, और जब उठाना तो थोड़ा अपोजिट लिख दो, Cl CH2CH3 Cl CH2CH3, बीच में किसको रख दो, Zn को, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये Cl Zn के साथ रिमूव कर दो तो ये आपका बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। ये होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट हुन्स-डीकर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होता है? हुन्स-डीकर रिएक्शन में हम सिल्वर एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर एसीटेट लेते हैं। सिल्वर एसीटेट कैसे आप याद रखोगे? तो आप एसीटेट आयन याद रखो ना, CH3COO। क्या याद रखो? एसीटेट आयन CH3COO, और उससे क्या अटैच कर दो, Ag को। तो ये आपका हो गया क्या, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन किसके साथ कराओगे? Br2 के साथ। कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा? तो यहाँ पे CO2 देखो रिमूव कर देना, CO2, और एक Br को इस CH3 के पास भेज देना, और एक Br को इस Ag के पास, एक Br को इस CH3 के पास भेज देना, और एक Br को इस Ag के पास। बन गया आपका, दैट इज कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन। यानी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है, ये है मेन प्रोडक्ट क्या है, हैलो एल्केन है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 and SN2 reaction is also called nucleophilic substitution reaction. SN1 SN2 reaction is also called nucleophilic substitution reaction. अब सबसे पहले मैं SN1 का फुल फॉर्म बोल देता हूँ। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का क्या होगा? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलते हैं बारी बारी, हम डिफरेंशिएट करते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, जो SN1 रिएक्शन है दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। याद रखिए SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है? 2 स्टेप का होता है। बट SN2 रिएक्शन कितने का होता है? 1 स्टेप। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप, बट SN2 रिएक्शन 1 स्टेप। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है, और SN2 में किसी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN1 कितने स्टेप का होता है? 2 स्टेप का होता है। यहाँ पे कार्बोकेटायन का बनता है, बट SN2 1 स्टेप का होता है, कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता है। SN1 में जो आपका 2 स्टेप होता है ना, उसमें पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप, एंड वी नो दैट स्लो स्टेप इज द RDS। स्लो स्टेप इज द RDS, यानी RDS मीन्स क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 का वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर है? और इसमें आप जानते ही हो कि अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ध्यान देना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है in this case, in the case of SN1 reaction, rate of reaction is depend upon दी कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? तो अभी अभी हम 5 आपको बता चुके जो आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी SN1 में कितने स्टेप का रिएक्शन होगा? 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। SN1 में 2 स्टेप में जो पहला स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, दैट इज RDS, दैट इज RDS। कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है?
बढ़ जाती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप आरडीएस है, तो आपका जो आर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि आर्डर ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन दैट इज 1। नेक्स्ट क्या है कि ROR जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी ध्यान देना कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। नेक्स्ट ये जो आर्डर है RI, फिर RBR, RCl, RF, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा RI के केस में होगा। क्यों RI के केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही इजी है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर वो करेगा, अटैक करेगा। इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन RI के केस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो I होता है एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो SN1 रिएक्शन है उसको वीक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देते हैं। SN1 रिएक्शन को कौन देते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। अब ये सोच सकते हो कि सर वीक और स्ट्रांग क्या होता है, तो वीक में ध्यान देना, अगर किसी के ऊपर चार्ज है और कोई न्यूट्रल है, जैसे मान लो ये H2O है और ये मान लो OH के ऊपर निगेटिव है, तो इन दोनों में कौन सा वीक होगा, तो ये वाला वीक होगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये इसकी पहचान है SN1 की। नेक्स्ट यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों पॉसिबल हैं। SN1 में इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों पॉसिबल हैं। SN1 में इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों पॉसिबल हैं। और SN1 में रेशमिक मिक्सचर फार्मेशन होता है। SN1 में रेशमिक मिक्सचर फार्म होता है और यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट जहाँ पे H+ आपको मिल सके, प्रोटिक सॉल्वेंट जहाँ पे H+ आपको मिल सके, जैसे एल्कोहल होता है। क्लियर है। सुन लीजिए एक बार और, SN1 रिएक्शन में क्या होगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। SN1 कितने स्टेप का है, 2 स्टेप रिएक्शन है। कार्बोकेटायन फार्म होता है, फर्स्ट स्टेप इज द RDS होता है, इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें जो रेट होता है केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका आर्डर क्या होता है, 1 होता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर कार्बोकेटायन जितना ही ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, I होता है, RI के केस में, इसके बाद RBR, इसके बाद RCl, इसके बाद RF। नेक्स्ट इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबल हैं। SN1 में इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों पॉसिबल हैं और यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर फार्म होता है, यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर फार्म होता है, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, यूज होता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन। ध्यान दीजिए, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप है। इसमें पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट फार्म होता है, अभी हम फिगर बताएंगे। इसमें पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट फार्म होता है और पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट में ध्यान दीजिएगा MCQ आ सकता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp2 होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो sp2 होता है। यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है SN2 में, इसलिए कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जो SN1 है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रही थी, बट इन द केस ऑफ SN2 जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड अपॉन बोथ, मींस कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी दोनों के ऊपर क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इसीलिए आर्डर क्या होता है, 2 होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कार्बन के पास जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वहाँ पे जितना ही भीड़ भाड़ बढ़ाएंगे वहाँ पे रिएक्शन होना उतना ही डिफिकल्ट होगा। यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ होता है। क्लियर है। अभी क्वेश्चन कराते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये RI के केस में ज़्यादा होगा, इसके बाद RBR, इसके बाद RCl, इसके बाद RF। ये बिल्कुल वैसे SN1 के जैसे। I एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तभी प्रोडक्ट जल्दी से फार्म होगा। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन SN2 में स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल में एक्वस होंगे, वो आयनिक होंगे, जैसे KOH, KCN, NaCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ये सब आयनिक है। क्लियर है। तो ये सब क्या है, SN2 रिएक्शन को फार्म करते हैं। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट SN2 में जो SN2 है इसमें
100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इसमें रिटेंशन नहीं बनता है। SN2 में रिटेंशन नहीं बनता, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। SN2 में इन्वर्जन बनता है, उसी को वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं, उसी को अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। SN1 में प्रोटिक सॉल्वेंट था, लेकिन SN2 में एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN1 में रेशमिक मिक्सचर फार्म हो रहा था, SN2 में रेशमिक मिक्सचर फार्म नहीं होगा। क्लियर है? ये आपका रिएक्शन है, SN1 का रिएक्शन है बाबू, जहाँ पे इस कार्बन से चारों के चारों ग्रुप अलग अलग है। ये CH3 है, ये Br है, ये PR है, PR का मतलब प्रोपाइल ग्रुप, ये ET है, ET का मतलब इथाइल ग्रुप। करोगे क्या? ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना दो और दूसरे स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दो। एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ सामने से अटैक कर रहा है, एक बार न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए एक को हम इन्वर्जन बोल रहे हैं और एक को रिटेंशन बोल रहे हैं। और 1 और 2 ये दोनों फिगर एक दूसरे के इनएंसियोमर होंगे और ये क्या करेंगे? रेशमिक मिक्सचर को फॉर्म करेंगे। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट SN2 रिएक्शन। SN2 में ये C से X जुड़ा है, आप अलग अलग चारों ग्रुप कुछ भी लिख सकते हो, हम अपनी तरफ से लिख दिए। ड्यूटीरियम है, ये ट्रीटियम है, ये हाइड्रोजन है, ये X है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दो, हमेशा पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में अगर आप फ्रंट साइड से अटैक कराते हो तो X और न्यूक्लियोफाइल के बीच में दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए SN2 रिएक्शन में हमेशा बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। क्लियर है? अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हेलो एल्केन आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले है वो SN1 SN2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ और भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है? ये आपका E1 रिएक्शन है। E1 रिएक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं बाबू E2 रिएक्शन पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको आप नाम क्या क्या देते हो? उसमें नाम बोलते हो बाई मालिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हो? बाई मालिकुलर रिएक्शन, या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या बीटा एलिमिनेशन। ये सब E2 रिएक्शन का नेम है। क्या है? बाई मालिकुलर रिएक्शन, या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर बीटा एलिमिनेशन। कैसे आप पहचानोगे कि हमारा E2 रिएक्शन से ही वो आपका प्रोडक्ट बनेगा? तो E2 रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो ये होता है, बहुत ज़्यादा ये फेमस है, अल्कोहलिक KOH, स्ट्रांग बेस जिसको बोलते हो। क्या है ये? अल्कोहलिक KOH है और हीट का सिंबल होगा और हमेशा एल्कीन बनेगा। कैसे बनाओगे मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये CH3CH2X जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, आप उस कार्बन को अल्फा बोल दो और जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोल दो? बीटा। करोगे क्या? ध्यान से सुन लो, एकदम आसान, एकदम इजी वर्ड में। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, हैलोजन को रिमूव कर दो और जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ से H हटा दो, यहाँ से H हटा दो। देखो यहाँ रिएक्शन समझाएं। क्या CH3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे CH2X को ऐसे लिखती हैं? तो यहाँ पे C और H के बीच का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये H प्लस बाहर निकल गया। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तुरंत X ये बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा और तुरंत CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? इसी को इजी वर्ड में कैसे समझाएं कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से X लगा दो। अल्फा के पास से X निकल रहा है, बीटा के पास से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। क्लियर है? अब सुनो, इसी में आपसे पूछ लेता है कि हाफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट-जेफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो ध्यान दो, अल्कोहलिक KOH हीट, ये किसकी पहचान होती है? ये पहचान होती है E2 रिएक्शन की। तो ये आपके सामने है। तो हमने बार बार बोल चुका, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो Br है, वो अल्फा है, और इससे जो जो अटैच है वो बीटा। अब देखो यहाँ दो बीटा अटैच है, तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 2। एक बार इस अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड ला दो, एक बार इस अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड ला दो और बीटा के पास से हाइड्रोजन हटा देना। तो देखो जब इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये। जब इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। किसको सेट-जेफ बोलोगे, किसको हाफमैन? तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लो। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1। इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1। तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ध्यान देना, इसको ऐसे पकड़ लो और देखो इससे कौन कौन कनेक्ट है। ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 3, 6।
इसको पकड़ लो, इससे कौन कार्बन अटैच है, केवल ये अटैच है, केवल ये थोड़ी ना, केवल ये। तो बताओ कितने हाइड्रोजन है इसके पास, दो अल्फा। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ये सेडजेप है और ये आपका हाफमैन है। क्लियर है। तो हेलो एल्केन हमारा पूरी तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एरीन के साथ मिलते हैं और SN1 SN2 का 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों, बस इतना ही।